हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल के लेक्चर में आपने व्यावसायिक संगठन की प्रारूप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन किया और आपको पसंद आया होगा। आपने देखा कि अपन ने लगभग लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ग्रेड में 4 क्वेश्चंस गारंटेड हैं आएंगे। और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक्ट है और एक्ट में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको एक्ट का पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। देखिए, हमारे देश में इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था। उसमें कुछ खामियां थी। उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू, वो सब कवर नहीं थे, उनकी शिकायतें नहीं हो पा रही थी। साथ ही साथ कुछ जो सुनवाई की हमारे पास में मंच थे वो लिमिटेड थे। तो हमने एक और अथॉरिटी इंट्रोड्यूस करी, सीसीपीए नाम है उसका, सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कंज्यूमर सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। इसके अलावा कोर्ट के पास इतना समय नहीं था कि वो इतने सारे मामले सुन सके, तो एक मेडिटेशन सेल्स के कॉन्सेप्ट आए। वो सारी चीजों को मैं अब समराइज रूप में लेके आ रहा हूँ। मैंने कल की क्लास में एक बात गौर करी, बच्चों के जो कमेंट्स आए उन सब से एक बात मैंने नोट करी कि बच्चे इसको अपनी क्लास समझ के इसी से तैयारी करना चाह रहे हैं। ये सही बात नहीं है, ये रिवीजन के लिए है, फास्ट ट्रैक कोर्स है। एक क्लास में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं। तो जो बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है, उनके लिए तो ये रिवीजन है। और जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करी और थोड़ा समय के अभाव में वो ये चाह रहे हैं कि सर हम कम कर लें लेकिन कुछ तो हमारा भला हो, तो उनके लिए भी ठीक है। पर जिन्होंने पढ़ाई नहीं है बिल्कुल और वो आके डायरेक्ट इससे कर रहे हैं, तो उससे ठीक है, उनको बेनिफिट तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना वो उम्मीद कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहला टॉपिक आता है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? पूरे विश्व में उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार उपभोक्ताओं के संरक्षण का विचार यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को पूरे विश्व के सामने रखा था। इसके 15 मार्च को यादगार मानते हुए विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या केंद्रीय उपभोक्ता दिवस या भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका भी लॉजिक है, क्योंकि इससे पहले जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये लागू हुआ था 24 दिसंबर को। इसलिए हमारे देश में पहली बार कोई कानून बना था उपभोक्ताओं को सुरक्षित करने के लिए 24 दिसंबर को। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देश में बनाया जाता है 24 दिसंबर को। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राल्फ नाडार। इन्होंने एक कार खरीदी थी और उस कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी जिनकी वजह से मरते मरते बचे थे। तो इन्होंने उसके ऊपर पूरी एक पुस्तक लिख दी कि हम मैं 10 की स्पीड पे भी कार चलाऊंगा तो भी मरूंगा, अनसेफ एट एनी स्पीड। इस पुस्तक के लेखक थे राल्फ नाडार। और इनके बाद यूएसए में पूरे विश्व में उपभोक्ता संरक्षण को लेकर क्रांति आ गई। ये हो गई इंटरनेशनल बातें। हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि मेरे प्रेविसर पर, मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट अगर विजिटर कोई है
तो वो हमारा ग्राहक है, ग्राहक भगवान है, ग्राहक देवता है। ये विचार महात्मा गांधी ने दिए। कोई जमाना हुआ करता था जब विक्रेता ये सोचता था कि मैं जो बनाऊंगा वही बिकेगा, पर आज जो जमाना वो ये है कि ग्राहक भगवान है, ग्राहक की संतुष्टि को सर्वोपरि माना गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को राजा की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन कैसे बनेगा? कौन सी अर्थव्यवस्था में कंज्यूमर को किंग कहा गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को राजा की संज्ञा दी गई है। क्लियर स्टूडेंट्स? इससे ज्यादा मैं आपको समझा नहीं रही हूं, क्योंकि मैं जब मेरा लेक्चर लेता हूं तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम से कम मैं 15 लेक्चर में कराता हूं। अभी हम एक लेक्चर में कर रहे हैं, ठीक है, बस हमें एक रिवाइज करना है। केविट एम्पेटर का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो कहता था कि लेट द बायर बी अवेयर, क्रेता सावधान रहो कि तुम क्या खरीद रहे हो, तुम खुद सोचो, तुम्हारा विवेक यूज करो, विक्रेता की कोई फॉल्ट नहीं है। वो जमाना बदल गया, इस अवधारणा को बदल दिया गया किसमें? विक्रेता सावधान रहो कि तुम ग्राहक को क्या बेच रहे हो और क्यों बेच रहे हो और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये समझ लो। ये हो गई बच्चों एक इंट्रोडक्शन की बातें। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस एक्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 अगस्त 2019 को मिली। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का निर्माण तिथि क्या है, निर्माण तिथि क्या है, एनेक्टमेंट कब से हुआ, निर्माण तिथि मतलब एनेक्टमेंट कब से हुआ, तो साहब एक्ट तो उसी दिन बन जाता है जिस दिन राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकृति दे दी। तो 9 अगस्त 2019 को ये एक्ट बन गया था, लेकिन ये लागू कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ है? ये हुआ है 20 जुलाई 2020 को। और ये एक्ट एक रूल बेस्ड एक्ट है। रूल बेस्ड एक्ट का मतलब होता है कि इस एक्ट के साथ साथ आपको कुछ नियम भी पढ़ने पड़ते हैं। ये आज की डेट में संपूर्ण भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। समझ गए? पहले वाला एक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा संपूर्ण भारत पे ये लागू है, सभी क्षेत्र पे लागू है, चाहे निजी हो चाहे सरकारी। अगर आपने किसी सरकारी विभाग से या सरकारी डिपार्टमेंट से कोई वस्तु खरीदी है और उसने आपको ठगाया तो उसके खिलाफ भी केस होगा। हाँ, एक बात समझ लेना, कई बच्चे इसको ऐसा समझते हैं सर हम कंज्यूमर बन जाते हैं फिर विक्रेता को सबक सिखाएंगे। ये एक्ट दंडात्मक प्रकृति का नहीं है, ये एक्ट कंपनसेटरी नेचर का है। आपको जो क्षति हुई उसकी पूर्ति मिलेगी, बस। आपको किसी विक्रेता ने ठग लिया, आपका जो क्षति हुई है वो आपको पूर्ति मिल जाएगी। दंडात्मक प्रकृति का ये अधिनियम नहीं है। इस अधिनियम में कुछ एक प्रोविजंस हैं जहां विक्रेता को जेल हो सकती है, बाकी इसका नेचर ऐसा नहीं है, इसका नेचर क्षतिपूरक प्रकृति का है। अब देखो साहब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब से आया उससे पहले भी कई एक्ट थे जहां पर उपभोक्ता को, क्रेता को उपचार मिलते थे, जैसे माल बिक्री अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एसेंशियल गुड्स एक्ट, ठीक है। और इनमें कई तरह की शर्तें दी हुई थी, आश्वासन दिया हुआ था, उपचार दिए हुए थे। ऊपर से एक कोर एक्ट आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अगर इन दोनों के प्रोविजन टकरा जाएं, मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ राहत दी हुई है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कुछ रिलीफ दी हुई है और दोनों टकरा जाएं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता भाई मैं छोटे बाप का, तुम बड़े बाप के, ये कानून किसी और कानून पर हावी नहीं होगा। यानी कि पहले दूसरे कानून लागू होंगे फिर ये लागू होगा, अगर कहीं भी ओवरराइड हो गया तो ये बाद में लागू होगा, ये छोटा बेटा है। इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। फर्स्ट ग्रेड में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जो भी कंज्यूमर की शिकायत है उसको निपटाने के लिए
एक है जिला मंच, एक है राज्य आयोग, एक है राष्ट्रीय आयोग, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ये 3 स्तर पे शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। यहां आपको एक बात बता देता हूं, देखो मैंने यहां जिला कोर्ट नहीं लिखा, राज्य या हाई कोर्ट नहीं लिखा, और राष्ट्रीय या सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा, मैंने यहां लिखा है मंच, या फिर क्या लिखा है, आयोग। लेकिन ये शिकायत की सुनवाई कर रहे हैं जैसे कोर्ट में होती है, बाकायदा हियरिंग होगी, पेशी होगी, सामने वाले को दंडित किया जाएगा, सामने वाले को आदेश दिया जाएगा। ये कोर्ट नहीं है, किंतु कोर्ट के सारे पावर हैं, किंतु कोर्ट के सभी पावर हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, कोर्ट है नहीं पर कोर्ट से कम नहीं, इसको कहते हैं क्वेसी जुडिशियल फॉर्म। क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक मंच। अब हम पढ़ते हैं पहली परिभाषा उपभोक्ता। मैं चाहूंगा बच्चों, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये डेफिनेशन के साथ इसकी सेक्शन लर्न करें। सर कितनी सेक्शन लर्न करनी है, पढ़ाते टाइम, लेक्चर लेते टाइम मैंने आपको पहले भी बताया है, शॉर्ट नोट्स में मैंने कोशिश करी कि इंपॉर्टेंट सेक्शन अपन कवर कर ले। कंज्यूमर जो है सेक्शन 2 की सबसेक्शन 7 है, इसमें डेफिनेशन दी है कि उपभोक्ता केवल वो नहीं है जो माल को खरीदता है, माल का क्रेता या उपभोगकर्ता, यानी कि खरीदने वाला या खरीदने वाले की अनुमति से जो दूसरा व्यक्ति उपभोग करे। क्रेता, मान लीजिए मैं कोई चीज खरीद के ला रहा हूं और मेरी अनुमति से मेरी वाइफ उसको कोई खाने की चीज दिया, वो खा गई और उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वो भी उपभोक्ता है। उपभोक्ता कौन है, माल का क्रेता या उपभोगकर्ता। सेम सेवा का प्राप्तकर्ता या उपभोगकर्ता। ये बात आपको क्लियर कर रही है कि उपभोक्ता वही होता है जो माल या सेवा का या तो क्रेता है या उपभोग करता है, ये कौन कहलाता है, उपभोक्ता। लेकिन फोकटिये इसमें नहीं आती। अभी निर्जग ग्यारस पे लोग रोड पे खड़े होके धमाधम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, जूस पीते हैं, क्योंकि पैसे नहीं लग रहे, पर पेट तो तुम्हारा ही था। अब पेट हो गया गड़बड़, तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस ठोकोगे, सामने वाला कहेगा था पैसे ही नहीं लिए, कहेगा कंज्यूमर। निःशुल्क खरीदी, निःशुल्क सेवा इसमें नहीं आएगी, क्योंकि आप कंज्यूमर ही नहीं है। कंज्यूमर नहीं है तो केस कहां से होगा। नेक्स्ट, जिसका वाणिज्यिक उद्देश्य ना हो, खरीदना, बेचना और लाभ कमाना, अगर व्यापारी हो तो उपभोक्ता नहीं हो आप। और ये अधिनियम व्यापारियों के लिए नहीं है, सिर्फ उपभोक्ता के लिए है, कंज्यूमर के लिए है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि साहब इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेन देन शामिल है। ये पुराने एक्ट में नहीं था, नए एक्ट में आ गया कि इसमें ऑनलाइन लेन देन भी शामिल है। ऑनलाइन कई तरीके से होता है, ई कॉमर्स के थ्रू, आपने देखा होगा टेली शॉपिंग आती है, यानी कि टेलीविजन पर आता है ना, पूरा एक डीटीएच पे आती है कि साहब 4 बेड सीट के साथ 2 बेड सीट फ्री, टेली शॉपिंग। या डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट आपको बेच रही है, कैसे भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब शामिल है। अब आजकल क्या है, देखो लड़कियों को खाना बनाने में आता है जोर, वो बनवाना चाहती हैं अपने हस्बैंड से। अब उनके हस्बैंड बेचारे वैसे ही दुखी, तो वो दोनों ही सुखी कैसे होते हैं कि चलो जोमेटो करो, चलो स्विगी करो, फूड मंगवा रहे हैं बाहर से। अब उसमें आते हैं कीड़े मकोड़े, कोई बात नहीं सर हम नॉन वेज भी खा लेंगे, आपकी इच्छा है। बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि अगर आपने फूड मंगाया है तो वो भी माल की परिभाषा में है, कुछ गड़बड़ हो तो केस करो। सभी प्रकार की चल संपत्ति माल में शामिल है। इसका मतलब आप समझ गए कि अचल संपत्ति खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो माल नहीं है। और उपभोक्ता कौन होगा, जो माल खरीदे या सेवा ले। व्यक्तिगत सेवा इस श्रेणी में नहीं आती। पर्सनल सर्विस, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने वाले हो, अब फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गए और स्कूल में जाके पढ़ाओ नहीं और फ्री की सैलरी लेते रहो मजे से, सुबह जाओ वहां अखबार पढ़ो, शाम को आ जाओ, कोई बच्चा कुछ पूछे तो बोले शाम को ट्यूशन पे आ जाना। तो ये जो व्यक्तिगत सेवाएं हैं,
क्योंकि सरकार के आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हो तो आप कोई प्रोफेशनल नहीं हो। लेकिन मैं जो आपको यहाँ कोचिंग दे रहा हूँ वो व्यक्तिगत सेवा नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे आप फ्री में देख रहे हो, ये फ्री सेवा है, तो आप उपभोक्ता नहीं और मैं व्यापारी नहीं। आप मेरे ऊपर इस फ्री सेवा के लिए केस नहीं कर सकते। तो व्यक्तिगत सेवा सेवा की श्रेणी में नहीं आती, इसे आप उपभोक्ता नहीं। एक टॉपिक आता है बच्चों प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी जैसा कि नाम से क्लियर है कि प्रोडक्ट की वजह से कोई हानि हो आपको। अब प्रोडक्ट की वजह से, इसका मतलब प्रोडक्ट में क्या थी, कोई कमी, उससे उपभोक्ता को क्या हुआ, नुकसान, उसको कहते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी। और प्रोडक्ट लायबिलिटी किसके ऊपर आई, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि साहब आप मेरे पापा की दुकान से एक शैम्पू लेने चले गए, पापा से आपने सनसिल्क शैम्पू ले लिया, पापा ने तो नहीं बनाया ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग है। सनसिल्क शैम्पू ले लिया, आपके बाल घने लंबे होने थे पर बाल उड़ गए, आप मेरे पिताजी पे केस कर रहे हो कि तुमने मेरे बाल उड़ा दिए। पापा कह रहे मैं तो व्यापारी हूं, मैं तो विक्रेता हूं, मैंने थोड़ी बनाया, निर्माता पे केस करो। तो ये चीजें इसमें क्लियर की गई हैं कि कब निर्माता उत्तरदायी और कब विक्रेता उत्तरदायी है। तो उत्पाद निर्माता और उत्पाद विक्रेता, क्लियर है, इनको उत्पाद में कमी की वजह से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। क्लियर है बच्चों, तो ये था उत्पाद दायित्व। अब एक बात आती है कि सर नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, नियम सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार। क्लियर है, एक्ट कौन बनाता है, सरकार बनाती है। लेकिन जब आपसे पूछे विनियमन, वो भी उपभोक्ता अधिनियम के तहत, और रेगुलेशंस कौन बनाएगा, तो ये ध्यान रखना है कौन बनाएगा, या तो राष्ट्रीय आयोग बनाएगा विनियमन यानी रेगुलेशंस, या तो बनाएगा राष्ट्रीय आयोग, या फिर बनाएगी सेंट्रल अथॉरिटी। ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जहां भी ये आ जाए ना बच्चों निर्धारित शब्द, निर्धारित, निर्धारित मतलब प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड जहां भी आ जाए, ये मान लेना किसके लिए आता है, ये रूल्स के लिए। कई बार पढ़ते हैं ना एक्ट में कि जैसा कि निर्धारित है, कहां निर्धारित है भाई, नियमों में निर्धारित है। ठीक है, ये हो गया रेगुलेशंस की बातें। अब बात करते हैं इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता के पास कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार। घुट के पी जाओ, कई बार एग्जाम में आ गया, धारा 2(9). इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता के पास निम्न 6 अधिकार हैं। पहला, सुरक्षा का अधिकार, कि आपको जो भी वस्तु या सेवा मिल रही है वो आपके जीवन के लिए खतरा ना हो। दूसरा, सूचित किए जाने का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म, कि आपको वस्तु के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। तीसरा, पहुंच का अधिकार, जहां तक संभव हो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वस्तु ले सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि उपभोक्ता को क्या कम कीमत पर वस्तु प्राप्त करने का अधिकार है, नहीं भाई, कम की बात नहीं हो रही, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लेने का अधिकार है। आपको अगर शोषण हो रहा है तो शिकायत करने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है। आपके साथ कोई नुकसान हो, आपकी क्षति हुई है तो उसको पूर्ति करवाने का अधिकार है, यानी कि उपचार का अधिकार है। प्लस आपको जानने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, कंज्यूमर का अवेयरनेस का आपका अधिकार है। ये 6 अधिकार इस अधिनियम में दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इस अधिनियम के तहत शिकायत कौन कर सकता है। शिकायत कौन कर सकता है, शिकायतकर्ता कौन होते हैं, खुद उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। कई बार क्या होता है, उपभोक्ता कहते हैं यार मैं अबला नारी बेचारी, मैं कहाँ इनसे कोर्ट में केस लड़ूंगी, इन्होंने तो मेरे को लूट लिया, मेरे पैसे खा गए। कोई बात नहीं बहन जी, आप मत करो केस। आपके सहायता के लिए इस अधिनियम के तहत या किसी और एक्ट के तहत कुछ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन बने हुए हैं। शर्त एक ही है कि वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो भी आपके बिहाफ पर केस लड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई दवा खरीदी, दवा में थी गड़बड़, आपने उसको सेवन किया और आप स्वर्ग सिधार गए, अब शिकायत कौन करे। मुर्दे बोलते नहीं, जिस दिन बोलेंगे ये एक्ट और आप हम और हम रहेंगे नहीं। तो मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी उत्तराधिकार भी क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार खुद भी शिकायत कर सकती है, सरकारें भी शिकायत कर सकती है। एक नया टॉपिक जुड़ गया, केंद्रीय प्राधिकरण, वो भी शिकायत करता है। केंद्रीय प्राधिकरण भी शिकायत कर सकता है। सर आप तो बोलते थे शिकायत सुनता है, सुनता नहीं है, मदद करता है आपकी। और अगर बच्चे हैं
तो बच्चे के ब्याह पर उसके माता पिता या उसके गार्जियन भी शिकायत कर सकते हैं। बात आती है सर शिकायत क्या होते हैं। शिकायत क्या है? लिखित में लगाया गया आरोप। याद कर लेना ढंग से, शिकायत मौखिक नहीं होगी, लिखित होगी। लिखित का मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। लिखित में लगाया गया आरोप, एलिगेशन इन राइटिंग। सामने वाले पे आरोप लगाना कि इसने मेरे को ऐसे ठग लिया, ये मेरे साथ ही हो गया, उसको शिकायत कहते हैं। शिकायत किसके संबंध में होगी? अगर आपने माल खरीदा तो माल में त्रुटि। त्रुटि क्या होती है साहब? या तो क्वांटिटी में कमी है, प्योरिटी कमी है, क्वालिटी वो वाली नहीं है, या सेवा में कमी। सेवा में कमी का मतलब क्या है साहब? निष्पादन का तरीका सही नहीं है, गुणवत्ता सही नहीं है। या फिर है अनुचित व्यापार अभ्यास, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसकी तो लिस्ट दी हुई है पूरी। और एक है प्रतिबंधात्मक व्यापार अभ्यास, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। जब भी मूल्य में सुपुर्दगी में छेड़खानी करते हो तो वो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। यहां तक की चीजें पुराने एक्ट में भी थी, इस एक्ट में दो तीन चीजें और जोड़ दी। इन्होंने कहा साहब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सामने वाले के साइन करवा लिए, पर वो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, तो उसकी भी शिकायत होगी। क्योंकि पहले दुकानदार बड़े तेज तरार थे, उसको मालूम था कि उपभोक्ता है, ये कोर्ट में केस करेगा तो साइन करवा लो कागज पे। अब तो भैया साइन करा लो तो भी केस होंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही अनुचित है। फिर मूल्य के संबंध में शिकायत किस बात की होगी? अगर आपने कोई मूल्य वसूला है और उस पर एमआरपी है और एमआरपी से ज्यादा वसूला है तो शिकायत होगी। और इस तो हमारे साथ हुआ है बहुत बार। हमने पानी की बोतल 20 रुपए एमआरपी वाली के 40 रुपए दिए हैं, तो तुमने दिए, शिकायत करोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खुद तुम्हारे घर पे थोड़ी आएगा। एमआरपी से ज्यादा वसूला गया है, शिकायत होगी। कानून में निर्धारित मूल्य जैसे पेट्रोल डीजल के लॉ के द्वारा डिसाइड प्राइस होते हैं, उससे ज्यादा अगर मूल्य वसूला गया है, शिकायत होगी। आपके और दुकानदार के बीच में मूल्य तय हो गया था, बाद में दुकानदार पलटी मार रहा है, शिकायत होगी। दुकानदार के यहाँ पर एक प्राइस लिस्ट रखी हुई है, उस पर रेट लिखी हुई है, उस रेट से ज्यादा अगर वो वसूल रहा है तो शिकायत होगी। ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस देता है जो आपके जीवन के लिए खतरनाक है, तो उसको सुरक्षा मानक की देख रेख करनी पड़ेगी। अगर उसकी अनदेखी करते हुए वस्तु का विक्रय करता है तो इसकी भी शिकायत हो सकती है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे चलते हैं। इस अधिनियम के तहत शिकायत कितने टाइम तक कर सकते हो? इस अधिनियम के तहत शिकायत 2 वर्ष तक की जा सकती है। मतलब आज आपको किसी ने ठग लिया, 2 साल है, 2 साल में आपकी जब मन भरे तब शिकायत कर लेना। सर 2 साल बाद में तो नहीं होगी साहब, टाइम निकल गया। कोई मेडिकल ग्राउंड वगैरह दोगे तो क्या पता सुन ले, बाकी तो संभव नहीं है। शिकायतों का निपटारा कौन करेगा? उपभोक्ता मंच। उपभोक्ता मंच कितने हैं? 3। पहला उपभोक्ता मंच जिला मंच या जिला आयोग। जिला मंच का गठन कौन करता है? राज्य सरकार। जिला मंच की धारा 28। जिला मंच में जो सुनवाई करेगा, जो मेन अध्यक्ष है, वो जिला सेशन कोर्ट का न्यायाधीश होगा। उसके अलावा कम से कम 2 सदस्य और होंगे, तो 3 तो होने ही चाहिए, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। जो 2 अन्य सदस्य होंगे उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होगी। सर इतनी उम्र के आदमी क्यों? क्योंकि अनुभव चाहिए। अनुभव कितना चाहिए? 15 साल का। हाँ फिर ठीक है सर, 20 साल का बच्चा तो क्या ही कोर्ट में लगेगा। एजुकेशन क्या होनी चाहिए उसकी? ग्रेजुएट होनी चाहिए। अच्छा मैक्सिमम कितने सदस्य हो सर? मैक्सिमम को डिफाइन नहीं किया गया, न्यूनतम 2 सदस्य होने चाहिए अध्यक्ष के अलावा। अधिकतम सदस्य डिफाइन नहीं है। और इन अध्यक्ष में से या सदस्य में से एक महिला होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई वड़ाई के काम है ना कोर्ट में, महिलाएं हो तो थोड़ा और मजा आता है लड़ाई में, वो इसमें थोड़ी सी पारंगत होती हैं। तो कम से कम एक महिला आवश्यक है। मैं थोड़ा मजाक करता रहता हूँ बच्चों, कोई महिला इसको नेगेटिव ना ले ले, कल को मेरे ऊपर ही केस ठोक देगी, सर ये महिलाओं के लिए ऐसे बोलते हैं। मैं तो अपने आप भी थी सुना देता हूँ कभी कभी। समझ गए बच्चों? अच्छा अब इसमें पद की अवधि क्या रहेगी? किसकी साहब? अध्यक्ष की कि सदस्य की? जिला मंच में तो दोनों की सेम है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अध्यक्ष की क्या है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ गया। मार्केट के नोट्स पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। मार्केट की बुक पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। कारण क्या है? ये अपडेट आ चुके हैं और इसमें लोगों ने अपडेट किया नहीं, पुराने क्वेश्चन सोल्व करा देते हैं।
वित्तीय मामलों की सुनवाई जिला मंच में कहां तक के मामले सुने जाएंगे? जब ये एक्ट आया था 2019 में तो लिमिट थी 1 करोड़। फिर 30 दिसंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन आया और इस 1 करोड़ को घटा के कर दिया 50 लाख। आज कितने तक के मामले सुने जाते हैं? 50 लाख तक के मामले जिला मंच में। 50 लाख से ज्यादा मामला होते ही राज्य आयोग में। तो सर हमको कौन सी याद रखनी है? 1 करोड़ की 50 लाख, ये तो आरपीएससी बताएगा कौन सी पूछेगा वो। एक्ट की पूछ ली तो 1 करोड़, अपडेटेड आ जाए तो 50 लाख। इसमें सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। ये हो गया आपका जिला मंच। नेक्स्ट चलते हैं राज्य आयोग। राज्य आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। धारा 42, अध्यक्ष, हाई कोर्ट का जज, अन्य सदस्य कम से कम 4 होने चाहिए, तो यहाँ पर 5 लोग होंगे, 4 अन्य सदस्य और 1 अध्यक्ष। ये तो न्यूनतम है, अधिकतम की तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। सदस्यों की उम्र कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए, अनुभव उनको कम से कम 20 वर्ष का होना चाहिए, एजुकेशन उनकी ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 4 सदस्य होंगे, मैक्सिमम डिफाइन नहीं है, और 1 महिला होनी जरूरी है। पद की अवधि को लेकर मैंने यहाँ कुछ अपडेट्स किए हैं जिसकी गलती की संभावना बहुत ज्यादा है। लोगों के पास ये अपडेट नहीं है और पुरानी बुक को छापे जा रहे हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग जब ये एक्ट आया 2019, अब प्रॉब्लम क्या मालूम है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के भी क्वेश्चन लोग पुराने ही डाल रहे हैं। वहां तो 5 वर्ष थी साहब, यहाँ 4 वर्ष हो गई। पद की अवधि है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, किसकी? सदस्य की। और अध्यक्ष की भी वही है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जब ये एक्ट आया था तब ये थी। इसके बाद में 15 सितंबर 2022 को स्टेट कमीशन के लिए एक नोटिफिकेशन आया और इन्होंने सदस्य की आयु तो वही रखी, सदस्य की अवधि भी वही रखी, लेकिन अध्यक्ष की आयु बढ़ा दी। अध्यक्ष के पद की अवधि आज की डेट में क्या है? 4 वर्ष या 67 वर्ष। सर हम कौन सी माने? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आरपीएससी अपडेट देगा तो अपडेट वाला करना है। ये कितने तक के मामले सुनेंगे? अगर एक्ट की बात करें तो एक्ट में जिला मंच का 1 करोड़ था, तो 1 करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक तो एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन वो तो चेंज हो गया। अब चेंज हो गया, जिला मंच कितना हो गया? 50 लाख। तो ये लिमिट कितनी हो गई? 50 लाख से ज्यादा, लेकिन 2 करोड़ तक। यहाँ सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। फिर आ जाओ बच्चों राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार। धारा कौन सी है? 53। अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। सदस्य कितने होंगे? अध्यक्ष के अलावा 4 और होंगे। उनकी उम्र क्या होगी? कम से कम 40 वर्ष। अनुभव क्या होगा? 20 वर्ष। एजुकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए। मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 4। उसके अलावा 1 अध्यक्ष है, 4 सदस्य हैं। मैक्सिमम मेंबर के बारे में सुन लो, मैंने हर जगह जब आपको राज्य आयोग पढ़ाया तब लिखा डिफाइन नहीं, जिला आयोग पढ़ाया तब लिखा डिफाइन नहीं, लेकिन राष्ट्रीय आयोग में अधिकतम सदस्यों की संख्या 11 है। और यहां पे भी चेंज है, पुराने एक्ट में 1986 में 9 थे, अब है 11। ये अपडेट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और 1 महिला तो जरूरी है साहब। अब आ जाओ पद की अवधि। पद की अवधि में यहाँ कोई चेंजेस नहीं आए, जो एक्ट था वही था, आज भी वही है। 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और अध्यक्ष की क्या है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। कितने तक के मामले सुनेंगे? अगर मैं एक्ट की बात करूं तो उसने 10 करोड़ तक के मामले तो वही निपटा लिए थे स्टेट में, तो सेंट्रल में 10 करोड़ से ज्यादा के। लेकिन रिवाइज होके स्टेट का पावर आ गया 2 करोड़ तक का, तो 2 करोड़ से ज्यादा तक के मामले की सुनवाई यहां होगी। सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। तो इसी के साथ देखो आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया। राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग, जिला आयोग, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ये जरूर आप ध्यान देंगे। तो बच्चों देखो, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका अपील। अपील का मतलब क्या होता है? दया, याचिका। आप मान लीजिए जिला आयोग में आप गए रिलीफ लेने के लिए, जिला आयोग ने आदेश दिया, उसमें आपको संतुष्टि नहीं, तो आप उसके विरुद्ध, जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ करेंगे? राज्य आयोग में। राज्य आयोग कहता है कोई बात नहीं, जिला आयोग से संतुष्ट हो, हमारे पास आ जाओ, राज्य आयोग में अपील होगी।
यहाँ ये समय ध्यान रखना, आपको जिस दिन जिला आयोग ने आदेश दिया 45 दिन का समय, 45 डेज में आप अपील कर लेना, उसके बाद अपने घर पे सो जाना, बोल जाना नहीं होगी अपील। हाँ, कोई मेडिकल ग्राउंड हो तो क्या पता सुन लेंगे। और एक कंडीशन डाल दी इन्होंने, जो ऐसे तो क्या हर कोई आदमी अपील लगा देगा, तो इन्होंने कंडीशन क्या डाली, भैया जिसको भी अपील करनी है, जिला आयोग ने जो आदेश दिया उसका 50% पहले जमा कराओ। पैसे जमा होंगे तो सुनवाई होगी, नहीं तो जय सिया राम। ऐसे ही बच्चों, अगर आदेश था राज्य आयोग का, उसके विरुद्ध जाना है तो कहां जाओगे, उससे बड़े की अपील तो बड़े के पास ही करोगे ना, तो जिले से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा राष्ट्रीय। यह था 45 दिन या 30 दिन, यहां पर भी 50% जमा कराना पड़ेगा। सर अगर राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध जाए तो उससे बड़ा तो कोई सेक्ट में है ही नहीं इस धरती पे, तो है ना कौन, सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ा कोई नहीं है, फिर ऊपर ही करना अपील। तो साहब राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी सीधे 30 दिन के अंदर, यहाँ भी आदेश का 50% जमा कराना पड़ेगा। अब बात आती है, सर हमने सनी देओल की एक मूवी देखी थी, तो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये कोर्ट जो है ये तारीख पे तारीख चलते हैं, तो फिर तो मतलब क्या निकला। तो इसने कहा भैया ये कोर्ट नहीं है, यहाँ फास्ट ट्रैक है मामला, तुम शिकायत तो करो, 3 महीने में निपटा देंगे। अगर सेवा का मामला है तो शिकायत के निपटाने की समय अवधि 3 महीने, और अगर वस्तु का मामला है, अब वस्तु में मान लीजिए आप टीवी लेकर आए और आपने कहा साहब इसके कलर मैच नहीं है, दुकानदार कह रहा है तेरी आंखों का कलर मैच नहीं है, तेरे ही रंग उड़े हुए हैं, टीवी में तो रंग सही है। मामला डिस्प्यूट में आ गया, कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट में भी दुकानदार तो वही कह रहा है मेरे टीवी में प्रॉब्लम नहीं है सर, इस आदमी में ही प्रॉब्लम है। अब ये तो खटाई में आ गया मामला, तो वो लेबोरेटरी में जाएगा। अगर वस्तु की जांच लेबोरेटरी में आवश्यक नहीं है तो 3 महीने में निपटेगी, और लेबोरेटरी में आवश्यक है तो फिर वहां लेबोरेटरी को भी टाइम देना पड़ेगा, तो 5 महीने में निपटेगी। और ये अपील में भी ऐसा नहीं है कि तारीख पे तारीख, अपील जहां भी दर्ज होगी 90 दिन के अंदर निपटा दी जाएगी। तो अपील के निपटाने की समय अवधि क्या है, 90 दिन। इस एक्ट में एक नई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसका नाम है सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, धारा 10 के तहत इसको स्थापित किया गया है। और इसका काम क्या है, इसका काम उपभोक्ता के सुरक्षा को, उपभोक्ता को सुरक्षित करना है, उसके लिए उनकी हेल्प करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, और उपभोक्ता के बिहार पर ये खुद भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय प्राधिकरण एक शिकायत करता है। अच्छा एक आ जाओ बच्चों, मेडिटेशन सेल्स क्या है, मध्यस्थता। देखो साहब क्या होता है, आपको बताता हूं, हर मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं। सर नहीं हमारे तो नहीं होते, तो आप अपने पति से कम प्यार करते हो। झगड़ा होना तो लाजमी है, होना चाहिए, लेकिन वो झगड़ा रूम के बाहर नहीं आता है। मियाँ बीवी आपस में निपटा लेते हैं मामला। कई बार क्या होता है, कुछ के झगड़े थोड़े से बुलंद हो जाते हैं, तो वो घर में भी आ जाते हैं, तो बड़े माँ बाप बैठे हैं घर पे, वो समझा देते हैं बच्चों बच्चों शांत रहो, वो मीडिएटर है, मध्यस्थ है। ऐसे कोर्ट में भी ये रिक्वायरमेंट आई कि यार ये जो जिला मंच राज्य आयोग में जो केस आ रहे हैं, अब बेचारा जज कितना सुने, और छोटी छोटी बात आ जाती है, बोले साहब पेंसिल लाया था, पेंसिल से ही नहीं चल रही, अर्जाना दिलाओ 2 रुपए का। कोर्ट का जज देखता रहा, 2 रुपए का अर्जाना दिलाने के लिए मैंने डिग्री ली है। खैर कोई बात नहीं, तो एक मेडिटेशन सेल्स बनाई गई, हर एक आयोग के साथ एक मेडिटेशन सेल्स की स्थापना करवा दी गई। जितने भी जिला आयोग हैं हमारे देश में, हर एक जिला आयोग की एक सेल है, उसकी स्थापना की राज्य सरकार ने। जितने भी राज्य आयोग हैं उनकी एक सेल है, उनकी स्थापना करी राज्य सरकार ने। राष्ट्रीय आयोग तो पूरे देश में है ही एक, तो उसकी सेल भी एक, उसकी स्थापना करी किसने, केंद्र सरकार ने। और ये जो सेल है ये मामले की सुनवाई करते हैं, पर डायरेक्ट नहीं, पहले शिकायत दर्ज होगी उपभोक्ता मंच में, फिर उपभोक्ता मंच इनको मामला रेफर करेगा उपभोक्ता की परमिशन लेके। अगर सब एग्री है, बोले हमको तो न्याय चाहिए साहब, इनसे सुनवाओ चाहे आप सुनो, तो जितने भी उपभोक्ता मंच में मध्यस्थ के पास मामले गए और मध्यस्थ ने वो मामले निपटाए, उनकी रिपोर्ट हर 3 महीने से मध्यस्थता सेल उपभोक्ता मंच को देगा। और इस मीडिएटर में वकील लोग ये सब पैनल में एम्पलमेंट होते हैं, तो उनको भी रोजगार मिल गया,
क्योंकि सरकार उनको पैसा देती है। आप जो भी केस लेके जाते हो जिला मंच में, जिला मंच में जो जिला न्यायाधीश है वो मीडिएटर यानी कि एक एडवोकेट को केस दे देगा, यार तू सुन ले। वो एडवोकेट तभी हो सकता है जब पैनल में नाम लिखा हो, और ये पैनल 5 वर्ष के लिए वैलिड है। एक बार नाम लिखवा लिया, 5 साल तक दुकानदारी चलती रहेगी। 5 साल बाद में दोबारा से नाम लिखवाओ। शिकायत की प्रक्रिया क्या होगी जी? शिकायत कैसे सुने? अब सबसे पहली स्टेप, उपभोक्ता को लिखित में आरोप लगा के शिकायत करनी है। शिकायत कहाँ होगी? उपभोक्ता मंच में। फिर मंच क्या करेगा? पहला स्टेप, 21 दिन के अंदर शिकायत की कॉपी प्राप्त होने के 21 दिन के अंदर उपभोक्ता मंच तय करेगा कि यह शिकायत सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। और अगर मान लो नहीं सुनी जा रही तो उसको सामने वाले को कारण बताएगा कि इसलिए नहीं सुनना चाह रहा। और अगर सुनी जाएगी तो विपक्षी पक्षकार को उपभोक्ता मंच नोटिस भेजेगा कि तुझे तेरी सफाई में कुछ कहना है तो बोल दे, तेरे खिलाफ ये कंप्लेन आई है। विपक्षी पक्षकार को टाइम देंगे 30 दिन का, कि 30 दिन का समय दे रहा हूं, तेरे को अपनी सफाई देनी है दे दे, नहीं तो तैयार हो। विपक्षी पक्ष अपने बात रख देगा, वस्तु का मामला लेबोरेटरी में जाएगा, तो लेबोरेटरी से भी रिपोर्ट आने का समय डिसाइड कर दिया हमने 45 डेज। अब मालूम चला कि शिकायत दर्ज हो गई और जिस दिन सुनवाई थी उस दिन खुद शिकायतकर्ता महोदय नहीं पहुंचे। शिकायत खाली ऐसे ही सीखने के चक्कर में कर रहे थे कि चलो सीखें तो सही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। तो शिकायतकर्ता अगर अनुपस्थित रहता है तो शिकायत क्या हो जाएगी? खारिज। और अगर विपक्षी पक्षकार नहीं आया, शिकायतकर्ता तो पहुंच गया पर दुकानदार टसन में था, कह रहे कौन है क्या है, ऐसे ही होती है शिकायतें, मैं तो नहीं जा रहा। तो विपक्षी पक्षकार अगर अनुपस्थित रहता है तो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब होता है कि बिना उसकी उपस्थिति में ही आदेश जारी कर दिया जाएगा और फिर उसको भुगतना पड़ेगा। कई बार क्या होता है बच्चों कि उपभोक्ता मंच कंफ्यूज हो जाता है कि क्षतिपूर्ति क्या दिलाऊं, क्योंकि क्षति का निर्धारण संभव नहीं है। तो इस एक्ट में पहली बार ये चीज आ गई कि जब हानि का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है तो जो कुल मूल्य है उसका कम से कम 25% का भुगतान तो करवाओ। एक बच्चों इसके तहत है परिषद। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है, कई बच्चों ने जिला न्यायाधीश लिख दिया। बच्चों वो आयोग का था, ये परिषद है। वो कोर्ट है, ये आपकी एक मीटिंग है, एक बोर्ड है, जो लोग इकट्ठे होते हैं। समझ गए? कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि ये भी 3 है, वो भी 3 है। इनका भी नाम वही है, केंद्रीय, राज्य और जिला, उसका भी नाम वही है। सीसीपीसी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एससीपीसी और डीसीपीसी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सीसीपीसी का गठन किसने किया? केंद्र सरकार ने। एससीपीसी का राज्य ने और डीसीपीसी का राज्य सरकार ने। सीसीपीसी में अधिकतम सदस्य होते हैं 36, एससीपीसी में होते हैं 10 और डीसीपीसी का कोई निर्धारित है नहीं। अध्यक्ष सब केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का जो परिषद है उसका अध्यक्ष भी कौन होगा? सेंट्रल का मिनिस्टर। कौन सा मिनिस्टर? उपभोक्ता मामलों का मिनिस्टर। स्टेट में स्टेट का मिनिस्टर। कौन सा मिनिस्टर? उपभोक्ता मामलों का। और जिला में जिला कलेक्टर। सदस्यों का कार्यकाल सबका 3 वर्ष है। यहाँ पे अब ये भी देखो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था आयोग के कार्यकाल और अब पढ़ रहे हो यहाँ पे परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। यहाँ सबका 3 है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य कोई हो, सबका 3 है। अध्यक्ष क्या होते हैं साहब? वो मंत्री हैं, जब तक चलते रहेंगे। सभा, क्योंकि इनका तो काम ही क्या है? सभा करने का। सीसीपीसी को साल में कम से कम 1 बार मीटिंग करनी पड़ेगी। एससीपीसी को और डीसीपीसी को साल में कम से कम 2-2 बार मीटिंग करनी पड़ेगी। इस राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और ऑनलाइन जो शिकायतें दर्ज होती हैं आजकल, आपको लिखित में कागज पे शिकायत देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हो, जिसको अपन कहते हैं कॉन्फोनेट। कॉन्फोनेट इसका नाम है ऑनलाइन शिकायत का। तो देखो बच्चों, मैंने आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही शॉर्ट में काम की बातें लगभग सभी कवर करा दी। तो मेरे जहां तक कॉन्फिडेंस है इसमें से बहुत कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे और रिवाइज भी आपका हो गया। कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बताओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? हाँ सर, ये तो पढ़ाया आपने अभी भी।
कब लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 को। हाँ बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत मध्यस्थता किस चरण में शुरू होगी? तो देखो मैंने क्या बताया था कि पहले तो शिकायत दर्ज होगी, फिर उपभोक्ता मंच तय करेगा कि मध्यस्थता के पास जाना है कि नहीं जाना। वो सबसे रिक्वेस्ट करेगा, जाना है, मंजूर है, हाँ करो। तो जब तक शिकायत स्वीकार नहीं होगी उपभोक्ता मंच के तहत मध्यस्थता स्टार्ट नहीं होती। ये कब होती है? शिकायत स्वीकार होने के बाद। शिकायत दर्ज करने से पहले डायरेक्ट मध्यस्थता में नहीं जा सकते, और सुनवाई शुरू हो गई तो फिर मध्यस्थता की जरूरत कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? देखो परिषद है, परिषद आयोग नहीं है। अध्यक्षता कौन करेगा? सेंट्रल का मिनिस्टर। कौन से मामलों का? उपभोक्ता मामलों का। नेक्स्ट है, राज्य आयोग के विरुद्ध अपील निम्न में से किसको भेजी जाती है? राज्य से बड़ा कौन? राज्य से बड़ा कौन? राष्ट्रीय। आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत किस प्रारूप में कर सकते हैं? मैंने आपको बताया लिखित में होगा, मौखिक तो नहीं हो सकता। हाँ आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया, तो आंसर क्या है? लिखित या इलेक्ट्रॉनिक। इसलिए केवल लिखा हुआ है, इसलिए लिखित गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। सीसीपीए की स्थापना क्यों की गई? ये नया अथॉरिटी क्यों आया? किस लिए आया? कि साहब विदेशी व्यापार की निगरानी रखें? नहीं। विज्ञापन को बढ़ावा दे? नहीं। जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दे? नहीं। अनुचित व्यापार प्रथाओं को रेगुलर करे, उनको रेगुलेट करे, इसलिए इसकी स्थापना हुई है। जिला आयोग के विरुद्ध अपील समय आपको मैंने बताया था कि अपील में सब में 30 दिन का टाइम है, लेकिन जिला आयोग के विरुद्ध अपील कितने दिन में होगी? 45 डेज में। नेक्स्ट, भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई कौन करता है? ये घोट के पी लो बच्चों। हाँ फर्जी विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन ये सब आ गए तो नाम आएगा सीसीपीए। ये बनाए इसलिए विज्ञापनों को रोकने के लिए। हाँ ये बहुत जरूरी चीज है। अगर विज्ञापन फर्जी नहीं होंगे तो उपभोक्ता ठगे नहीं जाएंगे। एक बार मैं और मेरी वाइफ टीवी देख रहे थे, गोविंदा स्टार है साहब, आया टीवी पे। पहले मैं बहुत काला हुआ करता था, फिर मिली मुझे मी ग्लो क्रीम, मेरी रूप ही बदल गया। ये लो साहब, मेरी वाइफ ने कहा मेरे को एक क्रीम दिलाओ। मैं कह रहा इससे कुछ नहीं होगा, ये तो एक्टर है, इसको तो एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं। बोला ऐसा है, तुम अपना ज्ञान मत झाड़ो। ये क्रीम मंगा रहे हो? नहीं मंगा रहे। डरता क्या ना करता, मंगवा दी क्रीम साहब, कुछ नहीं हुआ। अरे भैंस गाय बन सकती है क्या? कुछ नहीं हुआ। ठगी हो गई ना? क्यों हुई? अगर ये विज्ञापन ही नहीं होता, फर्जी विज्ञापन ही नहीं होता तो नहीं होती ना। तो इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई है, जिसको कौन कर रहा है? सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अच्छा ये आजकल एक नई चीज और आ गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया। आपको शिकायत करनी है तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया जिसका नाम है ई दाखिल। आप गूगल पे जाके ई दाखिल करेंगे, सीधा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की साइट पे जाओगे और शिकायत दर्ज। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लायबिलिटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रोडक्ट लायबिलिटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखो प्रोडक्ट लायबिलिटी में केवल विनिर्माण दोष ये गड़बड़ है। ये केवल शब्द आ गया ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नो डाउट शामिल है क्योंकि उसकी वजह से तो नुकसान हो रहा है, पर ये केवल शब्द थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बी क्या कह रहे हैं साहब? दोषपूर्ण डिजाइन हो गई, विनिर्माण के दोष हो गए, चेतावनियां नहीं दी आपने कि साहब ये दवा के साथ खटाई नहीं खानी थी। चेतावनी देनी चाहिए थी ना भाई, नहीं दी आपने, तो ये उत्पाद दायित्व है। ये बात तो सही है। उत्पाद दायित्व में उपभोक्ता उस वस्तु का दुरुपयोग करे तो उसकी वजह से कोई हानि हो रही, वो शामिल नहीं है। ये बात भी सही है। अरे भैया तुम लोग नींबू ले आए और उसकी शिकंजी बनानी थी, पर तुमने दूध में नहीं छोड़ दिया और कह रहे हो बोला दूध फट गया, दूध वाले पे केस कर रहे हो। इसमें दूध वाला क्या करेगा भाई? इसकी कोई शिकायत नहीं हो सकती। तो ये बात भी सही है क्योंकि शामिल नहीं है।
तो आंसर क्या हो गया? बी और सी दोनों, बी और सी दोनों सही है, तो राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 11, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यदि कोई उपभोक्ता, अब यहां देखो बड़ा गजब का क्वेश्चन, कि साहब शिकायत करें तो करें किसको? 7 समुंदर पार बैठा है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने गया कौन सा देश, तुम कहां चले गए, हमने विदेशी निर्माता से वस्तु खरीद ली, शिकायत कहां करूं? कहां करूं शिकायत? भारत में तो कोई कार्यालय नहीं है उसका, तो सर हमने खरीदी कहां से? ऑनलाइन, फॉरेन से मंगवा ली, शिकायत कहां करोगे? तो भैया अब इससे तो बड़े बाप के पास ही जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ा बाप कौन? राष्ट्रीय आयोग। यहां पर आप शिकायत दर्ज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय परिषद को साल में कम से कम कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी? एक साल में कम से कम एक बार, और राज्य और जिला होता तो 2 बार। सर एक बात बताएं आपको, बताओ तुम क्यों मन में रखते हो भाई? सर ये जो आप क्वेश्चन दे रहे हो ना, ये तो बड़े इजी देते हो, पर बड़े हरामी हैं सर आप। हमारे जब मॉक टेस्ट लिए तब पसीने उड़ा रहे थे, अभी जी दे रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं सर आप? हम चाहते हैं कि आपका लेवल वो पहुंच जाए जो आरपीएससी को आपके लेवल तक पहुंचने में 10 जन्म लेने पड़े। आरपीएससी का लेवल तो यही है, आपने जो हमारे मॉक टेस्ट दिए थे उस लेवल के बाद ये लेवल आपको हंसी मजाक लगेगा। जैसे विराट कोहली के लिए क्रिकेट, समझ लो हंसी मजाक है, जैसे जुगल के लिए उसकी बीबी हंसी मजाक है, ऐसे। चलिए, कौन सा अधिकार उपभोक्ता का नहीं है? 6 अधिकार थे। सुरक्षा का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है साहब। सूचना का अधिकार बिल्कुल है। सुनवाई का अधिकार बिल्कुल है। मुआवजा का अधिकार है क्या साहब? मुआवजा, हाँ सर। क्षतिपूर्ति का अधिकार है ना? क्षतिपूर्ति का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन क्षति होगी तब है ना, बिना क्षति हुए नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अब इससे तो आपको सारे ही अधिकार सही लग रहे हैं, लेकिन अगर एक को सेलेक्ट करना है तो कौन सा डालेंगे? मुआवजा, क्योंकि यहाँ क्षतिपूर्ति लिखा हुआ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की गई है? ये याद करना आपको, कहां से स्टार्ट होती है? धारा 3 से। तो धारा 3 के तहत इसकी स्थापना की गई है। आपको मैंने बताया था कि अगर आप कहीं भी अपील करना चाहते हैं तो जो भी आदेश है उस आदेश की राशि का कम से कम 50% आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपकी अपील नहीं सुनी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राधिकरण की जांच शाखा का प्रमुख कौन होता है? सेंट्रल अथॉरिटी, ये नया टॉपिक जुड़ा है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन विंग्स है इसका जो प्रमुख है, तो पुलिस वालों का तो काम ही नहीं, मजिस्ट्रेट आयोग में होता है, अथॉरिटी में होता नहीं। तो राइट आंसर क्या है? डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विक्रेता कीमत में हेरफेर करे, कीमत में हेरफेर क्या बताया था मैंने आपको? प्रतिबंधात्मक व्यापार अभ्यास। कि साहब आप कीमत में 20 रुपए को 0 लगा के 200 कर दिया, या इस पे स्टिकर लगा दिया, नया लिख दिया 400 रुपए, ये सब प्रतिबंधात्मक व्यापार अभ्यास है, इनकी शिकायत होती है। 18वां क्वेश्चन है, जिला फोरम के सदस्य की न्यूनतम आयु, जिला वाले की है, इसको 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 20 साल का बच्चा लग सकता है, तो 35 वर्ष। शिकायत के बारे में सूचित किए जाने के बाद, यानी कि शिकायत आई, सूचित हो गया, विपक्षी पक्षकार को चिट्ठी भेजी कि तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है तो जवाब दे, कितने दिन का टाइम देंगे? 30 दिन का टाइम। और शिकायत स्वीकार करने के लिए उपभोक्ता मंच कितना टाइम लेता है? 21 दिन। लास्ट क्वेश्चन, इस पे विचार करें कौन सा सही है। पहला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर उपभोक्ता के अधिकारी की रक्षा के लिए परिषद की स्थापना करता है। बिल्कुल राष्ट्र और राज्य क्या, जिला स्तर पे ही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि साहब सीसीपीए जो है वो उपभोक्ता की गोपनीयता की रक्षा करता है और
डेटा के उल्लंघन को रोकने के लिए जिम्मेदार है। ये काहे को जिम्मेदार है भाई? ये तो आपकी मदद करता है, आपके साथ कोई अहित हुआ है तो उसकी सुनवाई करवाता है आपके बिहाफ पर। ये गलत है, तो राइट आंसर हो गया ओनली ए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो आज इसी के साथ आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। कल मैं आपके सामने फिर आऊंगा प्रबंध के सिद्धांत का चैप्टर लेके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेके। इस तरीके से मैं आपको 15 लेक्चर्स में ऑडिट एंड बीओ पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।